Hello everyone, welcome back to another video of Indian economy. This is me अंबिका। अब तक हमने अपना इंडियन इकोनॉमी को पार्ट्स में किया था, लेकिन आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। जो इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है हमारा, वो 3 टाइप्स का होता है: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी इन विच, जिसमें हमारी प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, कंट्रोल जो होता है, इज़ इन हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और जो हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? इज़ दैट इकोनॉमी इन विच, जिसमें हमारी प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो हमारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी जिसमें हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर जो है, वो दोनों मिलकर काम करते हैं। That means mixed economy is that economy which combines the both aspects of capitalism and socialism, जिसमें दोनों ही कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इन्वॉल्व होता है। अब जो हमारी इंडिया जो है, उसने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। अब आता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि यूटिलाइज करना अपने कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को, सो दैट डेवलपमेंट हो हमारी इकोनॉमी की। अब ये इकोनॉमिक प्लानिंग करता कौन है? प्लानिंग कमीशन करता है। और ये प्लानिंग कमीशन जो है, वो सेटअप हुई थी आपकी 1950 में। अब प्लानिंग कमीशन ही करता है, ये गोल्स बनाता है, 5 ईयर प्लान के गोल्स बनाता है। और इसको रिप्लेस किया था नीति आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में। अब बता हमारा कि गोल्स क्या होते हैं 5 ईयर प्लान्स के। जो गोल्स जो होते हैं हमारे 5 ईयर प्लान्स के, जैसे फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, हमारे 4 मेन गोल्स थे। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप इंक्रीज़ करो द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको प्रोड्यूस करो। और दूसरा क्या है? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है कि इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। इसमें क्या होता है कि आप अडॉप्ट करें न्यू टेक्नोलॉजी को। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी गुड्स की। और दूसरा होता है चेंज इन सोशल आउटलुक। चेंज इन सोशल आउटलुक मतलब होता है कि आपका जेंडर एम्पावरमेंट। मीन्स पहले सिर्फ मेन ही वर्किंग पर्सनस इंक्लूड किए जाते थे, लेकिन अब वुमेन को भी चांस करें कि वो अपने टैलेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग वो भी बाहर आके काम कर सकती हैं। तो डैट मीन्स हमारा जो है मैन और वुमेन की तरफ भी हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू जो वो चेंज हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन सोशल आउटलुक। सेल्फ रिलायंस, हम क्या करते हैं कि जो फॉरेन के ऊपर जो हम डिपेंड हैं अपनी चीज़ों के लिए, फॉरेन के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करें और अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन चालू करें, सेल्फ डिपेंडेंट हों। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी का मीन्स हर एक इंडियन, चाहे वो रिच हो पुअर हो, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ हो गई आपकी। ये सारी अपनी जितनी जो भी इसकी बेसिक नीड्स है उनको पूरा कर सके, ये आता है हमारा इक्विटी। और हर एक जो है अपना स्टैंड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करे। तो ये हमने 4 गोल्स पढ़े हैं अपने। अब पता है कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, वो हमारा सेटअप हुआ था 1951 से 1956 तक, क्योंकि 5 ईयर प्लान से हमारा 5 साल का तो होगा। सबसे पहले जो हमारा प्लान था, उसमें हमने फोकस किया था अपना एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, क्योंकि जो हमारी लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन थी 75% थी, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। तो सबसे पहले हमने अपना फोकस रखा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर के लिए मीन्स उसको प्रमोट करने के लिए जो हमने मेजर्स किए हमारी गवर्नमेंट ने, दैट इज़ लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सब्सिडी। है हमारा लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। मीन्स लैंड का मालिक किसी और को बना देना। दैट मीन्स इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब हमने क्या है कि अपना ब्रिटिश टाइम में देखा था कि जो हमारे जो उसमें ज़मींदारी सिस्टम था, ज़मींदार क्या करते थे, फार्मर्स से क्या करते थे, लगान लेते थे और वो ब्रिटिशर्स को दे देते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एबॉलिशन और ये इंटरमीडिएट्स है उनको हटा दिया, और क्या किया कि डायरेक्ट जो हमारे टेलर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको ऑनर बना दिया लैंड का कि ये आपकी लैंड है, आप इस पर फार्मिंग करो। फिर दूसरा था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में क्या होता है कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया लिमिट ऑफ लैंड, कि एक पर्सन जो है वो इतनी ही लिमिट को होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा लिमिट में नहीं रख सकता। अब जैसे मान लो किसी के पास इतनी लैंड है और गवर्नमेंट ने कहा कि आप इतनी ही रख सकते हो, तो वो इतनी कट कर दी और वो किसको दे दी? जो स्मॉल फार्मर्स थे या जिनके पास लैंड नहीं थी, जो लैंडलेस कल्टिवेटर्स हैं, उनको दे दिया लैंड। फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, chemical fertilizations, modern irrigation facilities,
जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है, इससे क्या होता है कि हमारे वीट और राइस की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई थी। अब इसके आते हैं कि जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, तो इसका इम्पॉर्टेंट इफेक्ट क्या है। फर्स्ट है अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। हमारे पास क्या है कि पहले कम क्वांटिटी में फूड गेन होता था, अब बस मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या हुआ, उसके लिए जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फूड गेन हो गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टॉक बनाना स्टार्ट कर दिया। अब अपने पास स्टॉक बना के वहाँ रख दिया, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मीन्स इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, कहीं फ्लड आ जाए, फैमिन, ड्राफ्ट कुछ भी हो जाए, तो मीन्स जो अफेक्टेड एरिया है, फिर उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो उस अफेक्टेड एरिया में उस फूड ग्रेन को सप्लाई कर सकती है। तो बफर स्टॉक बनाने का ये बेनिफिट हो गया गवर्नमेंट को। दूसरा था, थर्ड वन जो है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। जो हमारा लो इनकम ग्रुप है उसमें हमारे फार्मर्स नहीं आते हैं, क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं, फूड ग्रेन को पहले अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन के रख लेते हैं, उसके बाद वो मार्केट में उसको सेल के लिए भेजते हैं उसको। तो लो इनकम ग्रुप में आ जाते हैं हमारे, जैसे रिक्शा वाले हो गए, ये सब्जी वाले हो गए, पोर्टर्स हो गए, जो दूसरे होते हैं कोबलर वगैरह हो गए, लो इनकम ग्रुप में वो हो जाते हैं। अब पहले क्या था कि मार्केट में फूड ग्रेन जो था वो कम था तो प्राइस भी ज़्यादा थी। अब जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन आ गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसकी प्राइस कम कर दी। अब उसकी प्राइस कम कर दी तो जो ये लो इनकम के ग्रुप थे ये भी अफोर्ड करने लगे, ये भी आराम से खाने लगे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का इनका भी फ़ायदा हुआ। अब इसमें आता है हमारा रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो रिस्क क्या था, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। अब पेस्ट अटैक में क्या होता है कि जो मीन्स जो हम हाइलिंग वैरायटी यूज़ कर रहे थे अपनी, तो इसमें क्या था कि कीड़े लगने का बहुत डर होता था क्रॉप्स को। तो इसलिए सबसे पहला फर्स्ट रीज़न हमारा यही आता है कि रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, कीड़े लगने का बहुत डर था। इसमें हाइलिंग वैरायटी जो थे बहुत प्रोन थे, दे आर वेरी जल्दी अफेक्ट हो जाते थे, हमारे कीड़ों से जल्दी कीड़े लग जाते थे। और दूसरा ये आता है कि मीन्स जो हमारे स्मॉल फार्मर्स थे उनके लिए अफोर्ड करना आसान नहीं था, ये थोड़ा सा कॉस्टली इनपुट्स थे। जो बिग फार्मर्स थे वो तो अफोर्ड कर लेते थे, तो इससे क्या है कि इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज़ हो रही थी। तो फिर उसके बाद क्या क्या कि हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं वो तो नहीं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि इनपुट जो है कॉस्टली हैं। बिग फार्मर्स तो परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल फार्मर्स तो इसको नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि इनपुट्स जो है वो नहीं परचेज़ कर पा रहे हैं। तब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको सब्सिडी प्रोवाइड करी। सब्सिडी मीन्स जो यही इनपुट्स जो हैं, जो रेट मार्केट में है उससे कम रेट पे गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडी। means that farmers get inputs at a lower cost as compared to market rate। मार्केट रेट के कंपेयर में उनको लो कॉस्ट में प्रोवाइड किए कि भाई आप भी इस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके देखो कि ये कैसी है और इससे फूड ग्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ का क्या है, हमने देखा कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें 75% वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड है। अब जो रेस्ट है हमारी 25% वो कहाँ जाए। हमने देखा, हमने ये चीज़ भी देखी कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलप्ड हो रहा था, सब्सिडी हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, पर हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं हो रही है। हमारी इकोनॉमी तब डेवलप होगी जब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या किया कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, अब हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना चाहिए। उसके लिए क्या किया कि हमने देखा कि जब हमारे ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, हमारे इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तो हमारे प्राइवेट्स के पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या था, हमें एक्सपोर्टर बना दिया था। हमारे पास फंड्स की लिमिटेड शॉर्टेज थी हमारे पास। तो हमने क्या किया कि फिर इस केस में हमारी जो गवर्नमेंट जो है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो आगे आई इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने में। अब हमें पता है कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल थी, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ में। तो हमारी क्या है कि गवर्नमेंट आगे उसने इन्वेस्ट किया इंडस्ट्रीज़ में, उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर दूसरा आता है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स हमारी इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बहुत कम थी। इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी कि हमारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इतना एंकरेज हों कि वो इतना रिस्क लें और वो अपना इंडस्ट्रीज गुड्स की जो है प्रोडक्शन करें। और दूसरा ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर। एक हमारा कहते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर आता है तो उसका जो एम है वो होता है मेन प्रॉफिट अर्निंग, और जबकि हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था इतना, हमारी इंडियन मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी, डिमांड नहीं थी इतनी इंडस्ट्रियल गुड्स की, और लोगों के वेलफेयर को भी लेके चलना था, तब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश में। फिर आता है IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 156। इसमें क्या किया कि गवर्नमेंट ने अपना रोल जो है वो ज़्यादा बढ़ा दिया इंडस्ट्रीज़ में। जैसे मिक्स्ड इकनॉमी है, हमारा प्राइवेट और पब्लिक काम करता मिलके, हमने अपना एग्रीकल्चर में पढ़ा था, ऐसे इंडस्ट्रीज़ में भी
एग्री उसमें इंडस्ट्रीज़ में भी हमारा प्राइवेट ने और पब्लिक ने दोनों मिलकर काम किया। लेकिन जो हमारा ये IPR आता है, इसमें गवर्नमेंट ने अपना रोल ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, पहले तो क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कर दी गया। मीन्स शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। अब शेड्यूल ए क्या होता है, शेड्यूल ए में हमारी वो इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो सिर्फ, जिसमें हमारा सिर्फ गवर्नमेंट का रोल था, 100% पब्लिक थी वो, प्राइवेट सेक्टर उसमें एंटर नहीं कर सकता है। जैसे कि ऑयल हो गया, रेलवेज़ हो गई, आर्म्स एंड एमुनिशंस हो गए, हथियार हो गए, हमारे गोला बारूद हो गए। इसमें क्या है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता है। फिर दूसरा आता है शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में आते हैं मशीन टूल्स, फर्टिलाइज़र्स, ये सब इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। हमारी 12 इंडस्ट्रीज़ आती हैं इसमें, और जो शेड्यूल ए है उसमें हमारी 17 आती हैं। अब इसमें क्या 12 इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करती हैं। गवर्नमेंट ने क्या था, अपनी पॉलिसीज़ वगैरह बनाती थी, ये हमारे रूल्स हैं, आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे, और प्राइवेट सेक्टर क्या उनको मानता था, उनके अंडर रह के पॉलिसीज़ को मान के काम करता था। फिर आता है शेड्यूल सी। अब इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ बच गई, 17 इंडस्ट्रीज़ शेड्यूल ए में आ गई, और 12 इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी शेड्यूल बी में आ गई। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ बचती हैं वो आ गई शेड्यूल सी में। अब गवर्नमेंट ये सोची थी कि हमने ये तो कह दिया कि आप इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हो, प्राइवेट सेक्टर अलाउ कर दिया, हमें क्या पता कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ ओपन कर रही हैं, क्या पता वो शेड्यूल ए में आती हों, शेड्यूल बी में आती हों, हमें गवर्नमेंट कैसे चेक करेगी। तब इसके लिए उसने इंडस्ट्रियल लाइसेंस स्टार्ट किया। इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या था, ये एक रिटर्न फॉर्म था, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट परमिशन है जो इंडस्ट्रीज़ को, जो प्राइवेट को लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, कि वो हम ये इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करने जा रहे हों। किन किन केसेस में लेना पड़ता था, अगर वो न्यू इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर रहे हैं, और अगर जो पुराना ही उनका बिज़नेस है अपने उसी को दोबारा से एक्सपैंड कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, मींस अपना, और जो जो हमने अभी न्यू काम जो अपना स्टार्ट कर रखा है उसी को आगे एक्सपैंड कर रहे हैं। मींस हमने कह दी कि इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हमने गवर्नमेंट से बात की, उनको कन्विंस किया कि देखो मार्केट में इन गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप हमें अलाउ करो। तो इस केस में भी उसको इंडस्ट्रियल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये केसेस हैं जिनमें हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंस, तो हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारी वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको हम, जिसमें प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्मॉल स्केल पे होती है। फॉर एग्जांपल नैपकिन्स हो गए, टिश्यू पेपर्स हो गए, स्मॉल टॉयज़, पेन, पेपर एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के सबसे ज़्यादा जो मेन बात जो थी कि सबसे ज़्यादा इसने हेल्प की क्रिएट करने में एम्प्लॉयमेंट को, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो आगे आई थी, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट में हेल्प की थी, जनरेट करने में मोर एम्प्लॉयमेंट को। फिर अब इसके बाद आता है, अब हम अपना देखेंगे फॉरेन ट्रेड। ये तो हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था सारा, अब हम पढ़ेंगे अपना फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, कि इम्पोर्ट करना गुड्स को और एक्सपोर्ट करना गुड्स का। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। और अगर हमारा कुछ सामान जो है वो बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। अब इसमें क्या था कि हमारा फॉरेन ट्रेड में इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है उससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मीन्स हम जिन गुड्स को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम इंपोर्ट ना करके उन्हीं की यहीं पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को चालू कर दें, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब इसमें क्या है कि हमारा टैरिफ है और जो क्वाटा है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मीन्स इसकी वजह से हम प्रोटेक्ट कर पाए अपने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को। टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्सेस लिवाइड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। मतलब हम जो भी गुड्स को बाहर से मंगवाते हैं उस पर हमने क्या क्या टैक्सेस लगा दिया। जैसे मान लो कोई वॉच है हमारे यहाँ 5000 की है और बाहर जो है वो 4000 की मिल रही है, लेकिन हमने, अगर हम बाहर से जो मंगवा रहे हैं इम्पोर्टेड वॉच 4000 वाली, उस पर हमने इतने टैक्सेस लगा दिए कि वो अब हमें 8000 की पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो हमें 8000 की पड़ रही है, उससे ज्यादा सस्ती तो हमें यही पड़ रही है 5000 की। तो हम क्या करेंगे, अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, हम अपनी इंडियन मार्केट पे जाएंगे। अब हम फॉरेन मार्केट पे नहीं जाएंगे, इंडियन मार्केट पे जाएंगे। फिर आता है क्वार्टर्स। क्वार्टर्स में क्या होता है कि स्पेसिफाई कर देना मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। मीन्स आपको एक बजट दे दिया कि मीन्स आप 100 करोड़ का जो सामान जो है वो बाहर से आप मंगवा सकते हो, इतना इम्पोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा लिमिट नहीं है, उससे ज्यादा सामान नहीं मंगवा सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि रीजंस क्या थे हमारे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के। सबसे पहला रीजन ये था कि अभी अभी हमारा इंडिया जो है वो डेवलप्ड हुआ था, इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, और जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज थे उसके साथ हमारे गुड्स जो थे वो कम्पिटेट नहीं कर सकते थे। फर्स्ट रीजन तो ये था कि हम कंपटीशन नहीं कर सकते थे। और दूसरा था रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब हमारा RBI जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है,
जैसे कि यूरो हो गया, डॉलर हो गया, सो दैट इजिली कन्वर्ट इनटू रुपीज, ताकि हम उसको इजिली मनी में कन्वर्ट कर सकें। तो हमारा क्या था कि मीन्स अगर हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं गुड्स को, तो जो भी हमारा फॉरेन रिजर्व है वो हमारा चला जाएगा, तो हमें उसका रिस्क था, इसलिए। तो आज की वीडियो में हमने जो है अपना पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज किया है। इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हैं, जो क्वेरी हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे अपना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।